एसएससी सीजीएल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार था। तो एक गुड न्यूज़ तो ये है कि सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी आ जाए, फिंगर क्रॉस। अब इस सीजीएल के नोटिफिकेशन में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैं ये मानता हूँ कि इस बार के सीजीएल में जो 12,256 वैकेंसीज़ आई हैं, वो वैकेंसीज़ आपको धीरे धीरे कम होते हुए दिखेंगी हर एक साल। इससे पहले 14,000 की करीबन वैकेंसी आई थी, उससे पहले 15,000 वैकेंसी आई थी। तो हर साल आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरा सिस्टम ये है दोस्तों कि इस बार आपका फ्लोट एंड सिलेक्ट सिस्टम आ गया है। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसने बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करी है एसएससी की तरफ से कि अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचते हैं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, अगर किसी ने वैकेंसी छोड़ी। इस बार हमने देखा कि 452 के करीबन कैंडिडेट्स ने वैकेंसी छोड़ी थी। दूसरी चीज़, इस बार का कंपटीशन आपको थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस्ड है, उस बात को हम मानते हैं, बट फिर भी कट ऑफ्स इतनी ज़्यादा कम नहीं जाएंगी। 2025 के सीजीएल में जो हमने कट ऑफ्स कम जाते हुए देखी, वो कट ऑफ्स इसलिए कम थी क्योंकि बहुत बेकार नॉर्मलाइजेशन सिस्टम हुआ था और बहुत सारे कैंडिडेट के 20-20 मार्क्स कम कर दिए थे। बढ़ाए बहुत कम लोगों के थे, कम बहुत सारे लोगों के करे थे। तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी एक प्रॉब्लम है। बट इस बार आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि आपकी लेवल 8 की वैकेंसी है। सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो रखना चाहेंगे और इस वीडियो के बाद आपके सारी के सारे डाउट्स, सारी की सारी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी और आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना एसएससी सीजीएल 2026 का। सबसे पहला है कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म 21/5/2026 से स्टार्ट हो गए हैं और 22 जून 2026 तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है जल्द से जल्द भरना, बाद के चक्कर में मत रहना, कहीं साइट क्रैश हो गई, कोई दिक्कत हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर पेमेंट की डिटेल्स एक्सेट्रा यहाँ पर आपको दे रखी हैं सारी की सारी। करेक्शन की विंडोज़ आपको 29 तारीख को देखने के लिए मिलेगी कि अगर किसी का फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका टायर 1 किस डेट पर हो सकता है। अगस्त से सितंबर इन्होंने डेट दी है, बट मैं आपको कहता हूँ ये होगा आपका सितंबर से ही स्टार्ट। वेरी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इट विल स्टार्ट और सितंबर के महीने तक ही आपका सीजीएल प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा। टायर सेकंड इन्होंने दिसंबर कहा है, दिसंबर में इनकी बस की नहीं है। दिसंबर के टाइम पे आपके सीपीओ के एग्जामिनेशन सेशन चलेंगे, तो ये लोग आपका मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन कराएंगे वो जनवरी के टाइम पर ही कंडक्ट करवाएंगे। तो ये डेट्स आपकी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड रहा है एसएससी का। ये लोग जो डेट देते हैं उसके 1 महीने के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, टेंटेटिवली ये लोग डेट देते हैं। दूसरा है दोस्तों, अब आते हैं हम डिटेल ऑफ पोस्ट। लेवल 8 की पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की इंट्रोड्यूस हो गई है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या होता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम लेकर के आएंगे अपनी, और आप लोगों को बताएंगे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी या फिर जो उनका वर्क लाइफ बैलेंस है या फिर जो उनका नेचर ऑफ वर्क है वो कितना ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत अच्छी और प्रीमियम जॉब ये मानी जाती है। लेवल 8 की ये वैकेंसी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप बी गैजेटेड। जो लोग कहते हैं कि नॉन गैजेटेड है, ये नॉन गैजेटेड नहीं है, ये गैजेटेड पोस्ट है जिसमें आप ग्रुप बी के अधिकारी रहते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका ग्रुप ए आता है आपके आईएएस अधिकारियों का या फिर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके गए रहते हैं। इस वैकेंसी में 18 से लेकर के 30 साल तक की एज दी रहती है। तो भाई जो पुराने चावल हमारे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हमारे रह चुके हैं सीजीएल के, जो प्रीवियसली सिलेक्टेड हैं, वो भी इस वैकेंसी के लिए स्पेसिफिकली दोबारा सीजीएल देंगे ही देंगे। ये तो हो गई भाई एक बात। दूसरी बात, सेंट्रल कार्डर, स्टेट कार्डर, इसमें 2 कार्डर होते हैं। सेंट्रल कार्डर होता है आपका जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स, इनकी बहुत बेहतरीन प्रोफाइल होती है। और दूसरा होता है स्टेट कार्डर, आप एक स्टेट में ही अपनी लाइफ पूरी की पूरी बिताएंगे, एक स्टेट में ही आप अपनी जॉब करेंगे। तीसरा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये अकाउंट्स ऑफिसर है, ठीक है, और ये भी आपका गैजेटेड पोस्ट है।
तो कोई कहता है अगर कि गैजेटेड नहीं है तो गलत है, ये गैजेटेड पोस्ट है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। फिर आती है लेवल 7 की वैकेंसी आपकी, जो कि पिछले बार भी थी। ASOs की सारी वैकेंसी हो गई, ये रही। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की वैकेंसी हो गई आपकी, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज की हो गई, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर। तो ये रहा आपकी लेवल 7 की वैकेंसीज। फिर आते हैं लेवल 6 की वैकेंसीज, सारी की सारी वही है जो पिछले बार थी। GSO की वैकेंसी इस बार भी है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी इस बार भी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी जो कि पिछले साल से ऐड होना शुरू हुई थी वो इस बार भी है, और सेक्शन हेड की वैकेंसी भी इस बार है। लेवल 5 की भी सारी वही वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। 12,256 आपकी टोटल वैकेंसी है, बट यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन करा है कि कौन से स्टेट में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से काडर में कितनी कितनी वैकेंसी है अनरिजर्व की, SC ST की, ये कुछ नहीं आपको अभी बताया गया है। तो ये आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप RTI लगा करके रिस्पेक्टिव जो भी ब्रांच है वहाँ से पता कर सकते हैं। बट इन चक्करों में मत पड़ना, आप लोग बस अपना एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों एज लिमिट के ऊपर। एज आपकी हमेशा काउंट होती है 1 अगस्त 2026 से। दूसरी बात, जो CPO वाले कैंडिडेट बोल रहे थे कि भैया हमारी एज CPO 2026 के लिए कब से काउंट होगी, तो CPO 2026 के लिए एज आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2026 से। इसी डेट से आपकी एज काउंट होती है SSC के एग्जामिनेशन में। तो 18 से 27 साल के लिए 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2008 तक की आपकी एज रहनी चाहिए। वैसी 20 से 30 वाली पोस्ट होगी आपकी, 18 से 30 वाली पोस्ट होगी। यहाँ पर आपको एज सारा का सारा दे रखा है। एक चीज़ और है दोस्तों, जो कि है आपकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के ऊपर इतनी कन्फ्यूजन रहती है जो कि लोग समझ नहीं पाते कि एलिजिबिलिटी को किस तरीके से समझना है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री है तो मेरे प्यारे भाई आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। यू कैन गिव दी एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस मांग रखी है। डिज़ायरेबल का मतलब कि 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के मार्क्स सेम हैं, तो उस एक सिचुएशन में जब दोनों की एज भी सेम हो जाएगी तो उस एक सिचुएशन में जिसके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस होती हैं उसको प्रिफर किया जाता है। बट ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि यहाँ पर ऐसा कभी हो, ऐसा होता नहीं है। अगर 0.0001 मार्क्स भी एक्स्ट्रा हैं तो इस व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी कंपैरेटिवली टू द अदर पीपल। तो ये है आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि GSO स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मांग रखा है स्पेशल, आप लोगों को उसको देखना ज़रूरी है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो आपका स्टेट काडर है, यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें आपकी बैचलर डिग्री चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास प्रोफिशेंसी इन रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हैं, अगर आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में चयन हो रहा है और वो आपको कह रहे हैं कि भाई आपको कौन सा स्टेट चाहिए, आपकी उत्तराखंड स्टेट में वैकेंसी ही नहीं है, आपकी गुजरात स्टेट में वैकेंसी है। फॉर एन एग्जांपल, उत्तराखंड में तो आपकी हिंदी बोली जाती है बट गुजरात की जो स्टेट लैंग्वेज है वो गुजराती है। तो आप वहाँ के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपने वहाँ की स्टेट लैंग्वेज पढ़ी हो, बोली हो। अपने क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में आपके पास उसका एक सब्जेक्ट डेडिकेटेड होना चाहिए। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिफाई तो उस चीज़ के लिए कर जाएंगे, बट अगर आप ऐसे किसी राज्य में जाना चाह रहे हैं जहाँ की रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, असम हो गया, वहाँ पर असमीज चलती है, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस चलती है रीजनल लैंग्वेज। तो आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में दर्ज होना चाहिए, तभी आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो फिर आपको अगर वैकेंसी ही नहीं है तो वो कहाँ से वैकेंसी क्रिएट करके देंगे। यहाँ पर भी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं और यहाँ पर आपकी कुछ अलग चीज़ें दे रखी हैं।
अब आते हैं हम असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, इसमें भी सारी की सारी चीज़ें वही हैं, प्रोफिशेंसी इन द रीजनल लैंग्वेज आपको यहाँ पर भी कहा गया है। अब आते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, ये आपको देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांग रही है किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट ग्रेड 12 स्टैंडर्ड। मतलब क्लास 12th में आपके पास मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, और उसमें भी आपके 60% आने चाहिए, ये आपके लिए मैंडेटरी है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। तो जो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्म भर देंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी ने क्लास 12th करी है और उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट से करी है, उसके पास अगर क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर किसी ऐसा व्यक्ति के पास नहीं था और उसके पास बैचलर डिग्री है, किसी भी बैचलर डिग्री, और उसमें एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसने अगर उसको पढ़ा हुआ होगा, उस एक सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होगा, तो भी वो उसके लिए JSO की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इस बात को समझ लीजिएगा। फॉर्म भरते टाइम ऐसे ही अगर आपने क्लिक कर दिया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेरे पास है, आपने टिक कर दिया, अगर आप बाई चांस JSO के लिए क्वालिफाई कर गए और आपका एग्ज़ाम भी हो गया, मेरिट भी लग गई, और वहाँ पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे तो आपको वहाँ से बाहर कर देंगे। वैसे ही जो आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इसमें भाई साहब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज़, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब इसमें आपका क्लास 12th की साइंस से कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री से मतलब है कि बैचलर डिग्री में आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जितनी भी अन्य पोस्ट हैं सारी की सारी, चाहे वो आपकी इंस्पेक्टर की हो, CBI की हो, जितनी भी और अन्य पोस्ट हैं, इन पोस्टों के अलावा उन सब में आपकी बस नॉर्मल बैचलर की डिग्री चाहिए, चाहे आपने BA से करा हो, आपने एग्रीकल्चर से करा हो, चाहे आपने BTech करा हो, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फॉर्म भर सकते हैं। शर्त यह है कि 1 अगस्त 2026 तक आपके पास मार्कशीट आपकी फाइनल ईयर की होनी चाहिए। फाइनल ईयर की मार्कशीट से दोस्त यहाँ पर ये मतलब है कि आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी उसमें 1 अगस्त 2026 से पहले की डेट ऑफ प्रिंटिंग होनी चाहिए। ये डेट ऑफ प्रिंटिंग देखते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ प्रिंटिंग नहीं रही तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़, ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो कर लिया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया था, सिलेक्ट भी हो गए थे, बट उनकी मार्कशीट में जो डेट ऑफ प्रिंटिंग है ना, यही पूरा का पूरा खेल डिसाइड करती है। अगर आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ प्रिंटिंग नहीं है दोस्त, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। डेट ऑफ मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने पास कर दिया है, आपका रिजल्ट ऑनलाइन आ गया है, बट आपने अपनी मार्कशीट नहीं ली है, क्या बोलते हैं उस फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, ऑथेंटिक इशूड मार्कशीट नहीं ली है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में 100% बाहर होंगे ही होंगे। आपका रिजल्ट ऑनलाइन कब आया है उससे मतलब नहीं होता, यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई मार्कशीट का ही मतलब होता है, इस बात को समझ लेना। CPO में भी लड़के बहुत इस चीज़ में बाहर हुए थे, और आपके CHSL में भी लड़के इस चीज़ में बाहर हुए थे, क्योंकि लड़के एग्ज़ाम दे करके फिर उनको कोई मतलब नहीं आता कॉलेज से, वैसे भी मतलब रखते नहीं है लड़के, और लड़के इसी चीज़ में बाहर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की पैटर्न की, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आपको पता ही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस हिसाब से इस बार हो गया आपका। तो जो आपका प्रीवियस था, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, 25-25-25-25, पूरा का पूरा वही है। बट पेपर का टाइम आपका 1 घंटे का है, और हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। मतलब 15 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए। तो आप देख लीजिए कि किस हिसाब से चीज़ें आपकी होने वाली हैं। दूसरी बात, प्रीलिम्स में तो भाई इन्होंने टाइम इंट्रोड्यूस करा ही करा, आपका जो मेंस था, टायर सेकंड था, उसमें भी टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया है। 1 घंटे का आपको एक सेक्शन दिया है, एक पेपर दिया है। 1 घंटे का मतलब कि आपका जो सेक्शन A है, ये इसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे मैथ्स में, और रीजनिंग में आपको 30 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए पेपर को। इसमें भी मतलब आपकी सेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी है।
दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आपका जो सेक्शन सेकंड था इंग्लिश का, इंग्लिश में भाई इन्होंने कहा है 40 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए कितने मिलेंगे? 40 मिनट मिलेंगे। और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट। और बाकी जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का है वहाँ पर आपको 15 मिनट ही मिल रहे हैं। और आपका जो डेटा एंट्री का जो टेस्ट है, टाइपिंग का टेस्ट है, वहाँ पर भी आपको 15 मिनट मिल रहे हैं। साफ सीधी बात। पेपर सेकंड जो कि जीएसओ वालों के लिए है, आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड वालों के लिए है। पेपर वही है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे, 200 मार्क्स, सेम है, कोई बदलाव नहीं है। बट आपका जो ये पेपर है, पेपर थर्ड, ये होगा आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट के लिए, और आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए होगा ये आपका पेपर जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस का, जो कि आपको यहाँ पर भी दर्शा रखा है। तो दोस्तों इस बार सीजीएल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमको सीजीएल में इस बार देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रीलिम्स में टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी, ये बात हम सभी लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था और 100% हमारी प्रिडिक्शन सही गई है। तो जो लोग कह रहे हैं कि थे कि भैया आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी, तो देख लीजिए आप, यहाँ पर प्रिडिक्शन हमारी सही गई है। और मैंने कहा था कि सेक्शन 2 में भी ये लोग मेंस में भी टाइमिंग इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इन लोगों को कट ऑफ कम करनी है, भीड़ कम करनी है कैसे भी करके। इन्होंने पिछली बार कंप्यूटर टफ करा, इस बार ये लोग और सेक्शंस भी आपके टफ करेंगे। तो इस बार आप देख सकते हैं कि भाई सीजीएल का जो एग्ज़ाम है ये पूरा का पूरा बन चुका है आपका स्पीड का एग्जामिनेशन। मतलब जिसने स्पीड कॉन्क्योर कर ली वो बंदा इस बार सीजीएल में सिलेक्शन लेकर के चले जाएगा। और जिसकी स्पीड होगी भाई, तो मतलब वो पहले से ही सब कुछ जानता है, वो पहले से ही जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी है वही बच्चा कर पाएगा। तो दोस्तों इस बार चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो 2 महीने का समय लगभग आपके पास है, और चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लाते रहेंगे वीडियो। और आपके सारे के सारे डाउट्स मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में बताऊं। और आपका कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब अपनी सारी की सारी चीज़ छोड़ करके पढ़ाई पे लग जाओ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।